आयशा सिद्दीका साहब, आपका आर्टिकल मेरे सामने है। इस आर्टिकल में आपने ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में, द डिसीजन डज कोइंसाइड विद द ग्रोइंग एंगर ऑफ द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट द सिविलियन गवर्नमेंट फॉर बिकमिंग टू बिग फॉर इट्स बूट्स गिवन द फ्रिक्शन बिटवीन इस्लामाबाद एंड GHQ ओवर द कैरी लुगर law and other issues. The military is certainly, coincidentally, if nothing else, a prime beneficiary of the Supreme Court decision. A humiliated president has lesser possibilities with which to tackle a rival institution. आपको ये क्यों impression है कि president साहब humiliate हुए हैं and ultimate beneficiary is military? देखिए जी, एक तो दो तीन वजूहात हैं, उसकी वजह है ये जो है मेरी राय, जो नाकिस राय है, ये जजमेंट पे नहीं, क्योंकि मेरी लीगल एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो अतर साथ बैठे हैं उनकी है, मेरी नहीं है। लेकिन लीगल जो बैटल थी वो उसका एक हिस्सा है। इसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस फैसले के, वो ज़्यादा डीप रन करते हैं, वो ज़्यादा गहरे हैं, और उन पे वो मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि जी, जैसे लोग बड़े खुश हो रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे कि जी इससे एक नया दौर आया है पाकिस्तान में, तो क्या ये नया दौर आया है? क्या अब करेक्शन होगा, बैलेंस ऑफ पावर होगा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान? और जवाब जो मुझे नज़र आता है वो है नहीं। उसकी कई रीज़न्स हैं जी, जल्दी जल्दी जो बताती हूँ वक्त की वजह से। पहला तो ये है जी कि परसेप्शन जो है ना, पॉलिटिकल परसेप्शन एक बहुत ज़रूरी है। अगर ये परसीव जनरल पब्लिक में, और जनरल पब्लिक में सिर्फ इस्लामाबाद लाहौर की नहीं है पब्लिक, उसमें दूर दराज इलाकों की, सिंध की, बलूचिस्तान की, इधर उधर की है। अगर उनको परसेप्शन ये लगे फैसले से कि हमारे सियासतदान जो हमारे जिसकी एथनिसिटी हमारी है, उसकी बारी आती है तो इनके सारे कानून चलते हैं, और जब जो मेजॉरिटी या मेजर ग्रुप, एथनिक ग्रुप पंजाबी, उसकी बारी आती है तो इनके सारे कानून बंद हो जाते हैं। तो ये फेडरेशन को कमज़ोर करती है, जो कि डायरेक्टली मिलिट्री को ताकतवर करती है। दूसरी बात यह है जी कि वो जो जब 14 मेंबर बेंच ने रेफ़र किया केस पार्लियामेंट को, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि जी वो इमरजेंसी को काला दम किया, लेकिन उस वक्त उन्होंने NRO का फैसला नहीं किया। और उसमें फिर सवाल उठता है कि क्या NRO उस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? जब वो पार्लियामेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट कुछ नहीं करती, वापस आता है, तो उससे एक इमेज क्रिएट होता है कि ये तो सियासतदान सारे बेकार हैं। तो ये पार्लियामेंट का कसूर नहीं है? अगर पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से एक्ट बना के NRO को रिजेक्ट कर देती या एक्सेप्ट कर लेती, ठीक है, उसमें नहीं, एक्सेप्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। आप देखिए, ये तो हम कह रहे हैं ना, हाँ। ये भी कंजेक्चर है ना, आप कह रहे हैं कि वो रिजेक्ट करते। फर्ज करें उस वक्त पीपल्स पार्टी जिस बुनियाद पे उसको पार्लियामेंट की तरफ लेके जा रही थी वो ये था कि उनको और साथी मिल जाएंगे। फर्ज करें अगर वो एक्सेप्ट कर लेती, तो फिर उस सूरत में कोर्ट्स क्या करती? फिर वो करती कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सवाल पैदा होता है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि इसमें सिर्फ जुडिशरी का कसूर है, बिल्कुल भी नहीं, पार्लियामेंट का भी कसूर है। बिल्कुल, जिस तरह अपनी सियासी गेम खेली जरदारी साहब ने, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन की, उनका भी कसूर है। और एक फाइनल पॉइंट, वो फाइनल पॉइंट ये है जी कि ये NRO प्राइमरीली बेनज़ीर भुट्टो और परवेज मुशर्रफ के दरमियान एग्रीमेंट था। आसिफ जरदारी भी उसके सेकेंडरी बेनिफिशरी हैं, और मियां नवाज शरीफ भी, ठीक है। लेकिन वो सवाल उठता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कि वो शख्स जो कि सदर पाकिस्तान था और उसने इतना मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो उसको इंटरपोल के या किसी और के थ्रू क्यों नहीं बुलवाया जाता, और उसको कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया जी? ये एक सवाल है जी, और भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि जी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में NRO जारी करने वाले परवेज मुशर्रफ का कोई जिक्र नहीं। मैं अर्ज करूं जी, आजकल कुछ माहौल ऐसे बन गया है जी कि किसी के दांत में दर्द भी होता है तो वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सुओ मोटो नोटिस ले। अफसोस की बात यह है कि पार्लियामान की कमेटी जिसकी चेयरमैनशिप जो है चौधरी निसार साहब करते हैं, सारे पार्लियामानी, पीपल्स पार्टी भी है, सब हैं, उसमें DHA का मसला आता है। और पार्लियामान की कमेटी में
ये आवाज उठाई जाती है कि डीएचए के मसले पे भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब सुओ मोटो नोटिस लें। अब मैं 2-3 चीजों का वजाहत कर दूं एक बड़े एहतराम के साथ। आज जो वजाहत भी हो चुकी है, अटॉर्नी जनरल ने वजाहत कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा और उनके लिखे हुए ऑर्डर में भी ये बहुत वाजे है कि तारिक खोसा साहब को वापस तब्दील किया जाए। पहले तो वजाहत ये करनी जरूरी है। दूसरी बात, जहां पे जो बात आयशा सिद्दीका ने कहा कि एक परसेप्शन इस फैसले से पैदा हो गया कि शायद ये सूबाई मसला बन गया है, तो बात यह कि यह बहस तो उस टाइम शुरू होनी चाहिए थी जब इस पे परवेज मुशर्रफ ने दस्तखत किए, क्योंकि कुछ अशखास के केस जो है बंद किया गया। यह बहस तो उस वक्त, क्या उस वक्त फेवर देना वो ठीक था, और अब वो केस सिर्फ खुले हैं, किसी को नुकसान नहीं हुआ और किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं है। देखिए हामिद मीर, एक चीज बहुत वाज़ेह हो गई है, काश अगर आयशा सिद्दीका 31 जुलाई की जजमेंट को जरा गौर से पढ़ती और 400 सफ़े अगर पढ़े होते, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म की फौज के रास्ते वापस हुकूमत लेने के, जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचने के, वो बंद कर दिए। न सिर्फ बंद कर दिए, ये 17 जज इन्होंने एक अहद कर लिया है कि उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होते हुए इस मुल्क में अब दोबारा और इनके होते हुए मार्शल लॉ या गैर कानूनी या गैर आईनी चीज नहीं हो सकती। लेकिन फिर मेरी प्रॉक्सी वॉर का इंप्रेशन मैं जरा एक मुझे कंप्लीट कर ले जी। उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्लियामान की बालादस्ती मानते हुए ये चीजें ये लिखें, उन्होंने ये मामला जो है पार्लियामान को भेज दिया और 4 महीने दिए गए। 4 महीने में 342 मेंबरों ने, सब ने इसको रद्द किया, कबूल नहीं किया। और वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे यह ऐलान किया कि पार्लियामान ने इसको रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमें काबिल कबूल होगा जी। जो सियासी फैसला था इस कानून को रद्द करने का, वो 342 मेंबरान, जिसमें पंजाब के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, सूबा सरहद के भी हैं और सिंध के भी हैं, उन्होंने ये सियासी फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक कानूनी फैसला किया और कानूनी फैसले सिर्फ 2 किए, और कोई अगर ये कहते कि उन्होंने तजावुज कर दिया, एक फैसला वो इस नतीजे पे आए कि ये कानून गैर आईनी और गैर कानूनी है और वॉइड एब इनिशो। उसका दूसरा मसला जो 4 महीने से आप सबके चैनल्स पे एक बहस होती रही कि जो केसेस थे उनका क्या होगा, उन्होंने सिर्फ उस पे फैसला दिया कि जो उनके जुरिस्डिक्शन में मुल्क के अंदर केसेस थे वो खुल जाएंगे, और जो बाहर थे, अब बदकिस्मती से बाहर जो केसेस थे वो सिर्फ 2 थे, उसके अलावा कोई थे नहीं। और तीसरा जो मॉनिटरिंग जजेस है, ये हमेशा हाई कोर्ट्स में इंस्पेक्शन जजेस होते हैं, और मैं सिर्फ सबसे ये इल्तिजा करूंगा कि ये शॉर्ट ऑर्डर है, आप तफसीली फैसला आने दें। आपने जो बात कही कि मैं सिर्फ एक चीज पे खत्म कर दूं, नहीं एक चीज खत्म कर दे, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, गैर यकीनी सूरत हाल इसलिए नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई की जजमेंट के बाद ये इस मुल्क में लाइन ड्रॉ कर चुकी है कि यहां पे सिर्फ आइन के तहत काम होगा। वो जजमेंट आप पढ़ें, उसके होते हुए न ये सुप्रीम कोर्ट अब नजरिए जरूरत, ये जजमेंट मेरे पास है 350 सफ़ात, इतनी बड़ी जजमेंट है, मैंने सारी पढ़ी है, ये मैं रखी हुई है मैंने अपने पास। लेकिन आरिफ निज़ामी, ठीक है, अब उससे जो ओवरऑल इमेज बिल्ड होता है वो ये है कि ये जो सियासतदान है निहायत नालायक लोग हैं, और ये जो पढ़े लिखे
हालांकि पाकिस्तान लोग हैं। सियासतदानों के दौर में कभी नहीं टूटा, देखिए, हमेशा उस वक्त सबसे टूटा जब इसका फौज तो- इक़्तिदार में इसका होती तो है। आसान तरीका है, हामिद मीर कल जो है पार्लियामान अपना इजलास बुलाए हाँ। और सारी सियासी कुव्वतें इस परसेप्शन को दूर करें कि हम इजलास सब हो रहा है। इकट्ठे हैं। इजलास तो देखिए, बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसके ये लिए बिल्कुल सही और कहा आपने। दूसरा हामिद मीर, टाइम खत्म देखिए, हो गया, टाइम खत्म जो हो गया। आप corruption तीनों का बहुत जो- बहुत शुक्रिया। जो करप्शन का इशू है वो इसमें मिक्स न करें। ठीक है।